बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका। आजकल आप लोग टीवी पर अनेक ऐसे प्रोग्राम देख रहे होंगे जो पहले आया करते थे। उनमें से एक रामायण या महाभारत। आपने देखा होगा बच्चों कि श्री कृष्ण पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वे पांडवों से मेल कर लें। यहाँ पर संधि का तात्पर्य मिलना, जुड़ना या एक होना होता है। जब पांडव और कौरव एक हो जाते तो उनमें संधि हो जाती। ऐसे ही पुराने समय में राजा महाराजा हुआ करते थे जो परस्पर संधि किया करते थे, मिलकर शत्रु का सामना करते थे। अब ये संधि किस तरह से व्याकरण में प्रासंगिक है वो हम आपको बताते हैं कि हम व्याकरण में वर्णों के विषय में पढ़ते हैं। भाषा पढ़ने के लिए हमें वर्णों का ज्ञान आवश्यक है। तो वर्ण का मेल, जब वर्णों का मेल होता है और उनसे जो परिवर्तन आता है, उनसे जो बदलाव आता है, उसे हम संधि कहते हैं। उदाहरण देते हैं बच्चों। जैसे ये शब्द है राजा धन आज्ञा। ये दो शब्द हैं, राजा और आज्ञा। अब इनमें अगर हम देखें, जो अंतिम वर्ण है राजा में यानी जा के साथ कौन सा स्वर जुड़ा है? बड़ा आ, राजा। और जो दूसरा शब्द है इसका पहला वर्ण है बड़ा आ, और ये दोनों बड़ा आ जब मिल जाते हैं तो भी हमें बड़ा आ ही मिलता है, और ये जो शब्द बनेगा वो होगा राजाज्ञा, यानी राजा की आज्ञा। अब ऐसे ही दूसरा शब्द अगर हम देखें, एक उदाहरण देते हैं आपको। सु प्लस आगत, आगत, सु धन आगत। धन का मतलब यहाँ प्लस होता है, धन मतलब जोड़। उ, सा के साथ ऊ की मात्रा जुड़ी है। हम जानते हैं कि सा के साथ, सा व्यंजन के साथ ऊ का स्वर जुड़ा हुआ है, तो ऊ है इसमें अंतिम वर्ण। और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण है आ, और जब ऊ का मेल आ से होता है तो हमें मिलता है वाह, वाह मिलता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर बड़ा आ है तो वाह के साथ हमें बड़ा आ जुड़ जाएगा वाह के साथ, और शब्द बन जाएगा, जो वर्ण बनेगा वो वाह बन गया। अब यहाँ पर चूंकि हमने सा से छोटा ऊ ले लिया तो ये सा आधा हो जाएगा, यानी इसमें हलंत होगा। हम हलंत नहीं लगा रहे हैं, हम आधा सा लिख रहे हैं क्योंकि हमने उसका ऊ ले लिया है। अब ये आधा बचा, आधा सा, और इस ऊ और इस आ ने मिलके बना दिया है वाह। ये परिवर्तन आ गया, ऊ और आ ने मिलके ये परिवर्तन किया, वाह बना दिया। और बाकी शेष जो हमारा बचा वो है गत, यानी स्वागत, किसी का स्वागत करना। ऊ और आ मिलके स्वागत हो गया। अब देखिए ये बदलाव आया, तो यहाँ पर दो स्वरों का जो परिवर्तन हुआ, दो का जो मेल हुआ, उससे ये शब्द बना स्वागत। अब देखिए ऐसे ही हम दूसरा कोई और उदाहरण लेते हैं जहां पर व्यंजन का कोई उदाहरण हो। मान लीजिए यहाँ पर हम शब्द लेते हैं जगत और ईश। ठीक है। अब इसमें देखिए ता जो व्यंजन है, क्यों व्यंजन है? क्योंकि इसमें स्वर का योग नहीं हुआ है, मैंने हलंत लगाया हुआ है। आप जानते हैं कि जब किसी व्यंजन के साथ स्वर का योग नहीं होता तो उसमें हलंत लगता है। तो ये पहला वर्ण, ये जो इस शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो है ता, यानी व्यंजन है ये। और बाद में जो दूसरा शब्द है इसका पहला वर्ण है ई, यानी स्वर है। अब यहाँ पर व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो रहा है, तो ता के साथ अगर किसी स्वर का मेल होता है तो ये नियम है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी ऐसे समझाने के लिए कि ता के बाद अगर ई का आता है यानी कोई स्वर आता है तो ता अपने से तीसरे में बदल जाता है, उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो ता का तीसरा वर्ण क्या हुआ? त, थ, द, यानी ये दा में बदल जाएगा, ये दा बन गया। अब चूंकि दा के बाद ई का स्वर आया है और इसलिए इस व्यंजन के साथ ये द के साथ ये ई जुड़ जाएगा और बन जाएगा दी, और जो हमारा जो शब्द बनेगा वो होगा जगदीश। ठीक है, इस तरह से ये शब्द बना। अब
हमने देखा कि जब स्वर का किसी स्वर से मेल हो, या स्वर का किसी व्यंजन का के साथ मेल हो, या स्वर का किसी विसर्ग के साथ मेल होता है, तो ऐसी स्थिति में जो बदलाव आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, उन्हें हम संधि कहते हैं। एक उदाहरण बच्चों मैं आपको विसर्ग संधि का भी देती हूँ। ये है यशः धन दा। यश, यश और द मतलब देने वाली, यश देने वाली, यशः धन द। अब यहाँ पर देखिए विसर्ग आया है और इसका मेल इस व्यंजन से हो रहा है। अब इसका नियम यह है कि विसर्ग के बाद कोई व्यंजन आता है तो यहाँ पर ये जो विसर्ग है ये ओ की मात्रा में बदल जाता है, ओ में परिवर्तित हो जाता है, ओ के स्वर में बदल जाता है। अब ये शब्द बन जाएगा यशोदा। ठीक, अब इस आधार पर देखें तो पहले उदाहरण में जैसे मैंने बताया था कि स्वर का स्वर से मेल हुआ, दूसरे उदाहरण में भी मैंने स्वर का स्वर से मेल दिखाया, और तीसरे उदाहरण में व्यंजन का स्वर से मेल दिखाया, और जो चौथा उदाहरण था उसमें मैंने विसर्ग का मेल दिखाया। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब किसी स्वर या व्यंजन अथवा विसर्ग का मेल किसी दूसरे स्वर, व्यंजन या विसर्ग के साथ होता है तो जो परिवर्तन आता है, जो बदलाव आता है, उसे हम संधि कहते हैं। तो बच्चों जैसा मैंने बताया आपको कि जो संधि होती है वो वर्णों का संयोग है। संक्षेप में कहें कि जब दो वर्ण परस्पर मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उनसे जो बदलाव आता है, उनसे जो परिवर्तन आता है, उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि का जो अभी मैंने उदाहरण आपको दिया, 3-4 उदाहरण दिए, इसमें एक ऐसा था जिसमें स्वर से स्वर का योग हो रहा था, एक ऐसा था जिसमें स्वर का व्यंजन से योग हो रहा था, और एक ऐसा था जिसमें विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल हो रहा था। तो 3 स्थितियां बनती हैं। तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि वर्णों का संयोग, वर्णों का संयोग, और संयोग होने से, योग, योग का मतलब होता है जुड़ना। योग देखो 2 तरह के होते हैं, एक योग जो बाबा रामदेव जी सिखाते हैं योगासन वाला योग, और एक योग का मतलब जोड़ होता है। तो इनके योग से जो परिवर्तन आता है, जो बदलाव आता है, उसे ही हम कहते हैं संधि। ठीक है, अब ये संधि जो है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि 3 स्थितियां, और इन्हीं 3 स्थितियों के आधार पर इस संधि को भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। देखिए, पहली संधि है स्वर संधि, दूसरी संधि है व्यंजन संधि, और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। ठीक है, ये स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब सबसे पहले यहाँ पर देखें तो स्वर संधि में क्या होता है कि दोनों ही भागों में, है ना, पूर्व पद और जो अगला पद होगा उसका उत्तर पद होगा, यानी 2 जो पद होते हैं, 2 पद जो जुड़ते हैं, पहला वाला और बाद वाला, दोनों ही में, पहले के अंत में और दूसरे के आरंभ में, दोनों तरफ ही स्वर ही होते हैं, और इनमें स्वर का स्वर से ही मेल होता है, और परिणाम स्वरूप हमें स्वर की ही प्राप्ति होती है। अब ये स्वर किसी भी तरह के हो सकते हैं, लघु भी हो सकते हैं और दीर्घ भी हो सकते हैं। और दूसरी तरफ जो व्यंजन संधि है, इसमें क्या होता है कि किसी स्वर या व्यंजन का योग जो है वो किसी स्वर या व्यंजन से हो, यानी इस तरफ स्वर और दूसरी तरफ व्यंजन हो सकता है, और एक तरफ व्यंजन दूसरी तरफ स्वर हो सकता है, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। तो ऐसे में स्वर का स्वर से योग नहीं होगा, व्यंजन का स्वर से होगा, एक तरफ व्यंजन होना आवश्यक है। तो इनका मेल अगर किसी स्वर या व्यंजन से हो तो ऐसी स्थिति में जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन आता है, वो व्यंजन के रूप में आता है, व्यंजन में परिवर्तन आता है, तो इसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। और जबकि इधर विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से हो, ठीक है, व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, तो इनसे जो परिवर्तन आएगा, इनसे जो बदलाव आएगा, उसको हम कहते हैं विसर्ग संधि। यानी इसमें जो पूर्व पद है उसके अंत में विसर्ग का होना
आवश्यक है। इसमें दूसरे पद में नहीं, व्यंजन में स्थिति थी कि मतलब दूसरी तरफ व्यंजन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है इसमें पूर्व पद में ही अंत में विसर्ग होगा और उसके साथ में स्वर या व्यंजन का मेल होगा, तब जो बदलाव आएगा उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। बच्चों, जैसा कि हमें पता ही है कि स्वर 11 प्रकार के होते हैं और अलग अलग स्वरों का मेल अलग अलग स्वरों के साथ जब होता है, या कभी कभी समान स्वरों का मेल जब समान स्वरों के साथ होता है, तो उनका व्यवहार अलग होता है, उनका रूप परिवर्तन अलग होता है। इसी को हम स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे कि जब एक स्वर दूसरे स्वर के साथ मिलता है तो क्या बदलाव आता है। अब इन्हीं को हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं, चूंकि ये स्वर संधियां 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले जो संधि है वो है दीर्घ संधि। पहले तो हम लोग नाम जानेंगे इनका, उसके बाद इनके विषय में एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। दूसरी संधि आती है हमारी गुण स्वर संधि। तीसरी संधि है हमारी वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथी संधि है यण स्वर संधि। और पांचवी अयादि स्वर संधि। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि से। जैसा कि नाम ही है इसका दीर्घ, आपने स्वर पढ़ते समय पढ़ा ही होगा कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब यहाँ चूंकि नाम दीर्घ आ रहा है तो दीर्घ का मतलब ही हुआ बड़ा, यानी हमें जो परिणाम स्वरूप यानी मेल के बाद, यानी 2 स्वरों के मेल के बाद जो बदलाव मिलता है, जो परिवर्तन मिलता है, वो दीर्घ स्वर के रूप में मिलता है। और बच्चों ध्यान रहे कि यहाँ पर जो 2 खंड होते हैं, यानी जो 2 शब्द आपस में मिलते हैं, उनमें जो पहला खंड है यानी पहला शब्द है उसका अंतिम, और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम पद, जो प्रथम अंश है, वो दोनों ही वर्ण जो है वो स्वर होंगे और समान स्वर होंगे, यानी एक ही जैसे। यानी एक तरफ अगर आ है तो दूसरी तरफ भी आ होगा, और एक तरफ अगर ई है तो दूसरी तरफ भी ई होगा। और इन नियमों को हम अलग अलग भागों में विभाजित करते हुए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं दीर्घ संधि का पहला नियम आपको बताती हूँ। तो शब्द और अर्थ। अब यहाँ पर देखिए, पहले खंड में दा के बाद आ और इसमें भी आ, यानी दोनों स्वर हमारे लघु हैं, और जब इनका मेल होता है तो हमें बड़ा आ मिलता है, यानी ये जो शब्द बनेगा, नया शब्द जुड़ करके, वो होगा शब्दार्थ। ऐसा आप लोग कॉपी में लिखते हो ना, शब्दार्थ। ठीक। और इसी तरह से जैसे जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं हमारे देश के पूर्वी भाग में, उसमें से एक राज्य है जहाँ पर मेघ यानी बादल बहुत रहते हैं। बादलों का घर कहा जाता है आलय। घर मतलब आलय, और मेघ यानी बादल, यानी बादलों का घर। अब यहाँ देखिए, ये लघु स्वर है घा में, छोटा आ, और दूसरी ओर बड़ा आ, यानी लघु स्वर और दीर्घ स्वर, इनका जब मेल हो रहा है, दोनों समान स्वर, अब इनसे जो बनेगा वो होगा बड़ा आ, और जो शब्द होगा वो क्या बनेगा, मेघालय। आप में से कुछ लोग गए भी हो शायद मेघालय। ठीक। और अब आगे बढ़े, दूसरा नियम हम देखते हैं इसका। दूसरा नियम हमारा ये कहता है, आ के बाद कौन सा स्वर होता है, ई, यानी जब लघु ई या दीर्घ ई का मेल किसी लघु या फिर दीर्घ ई के साथ होता है, तो हमें जो स्वर प्राप्त होगा वो जैसे बड़ा आ मिला था वैसे ही हमें बड़ी ई मिलेगा।
जैसे अब उदाहरण देखें हम, गिरी, गिरी का मतलब पर्वत, हाँ, और ईश, इन दोनों शब्दों को जोड़ें। अब यहाँ देखिए गिरी, इसमें छोटी ई की मात्रा, बोलने से लगता है गिरी, छोटी ई, और दूसरी तरफ है बड़ी ई। अब इन दोनों को जब जोड़ा तो वही नियम जो आ पर लागू था, यानी हमें यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा मिलेगी और जो शब्द बनेगा वो होगा गिरीश, यानी गिरी के स्वामी, गिरी यानी पर्वतों के स्वामी कौन, शिव को कहा जाता है गिरीश। अब इसी तरह से सती शब्द लेते हैं, सती और ईश। अब यहाँ पर देखिए सती, सती आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, सती शिव जी की पत्नी थी, उनका नाम था सती। बड़ी ई की मात्रा है यहाँ पर, यानी दीर्घ स्वर, और दूसरी तरफ भी दीर्घ स्वर है, और जब मेल कर देंगे तो भी हमें बड़ी ई ही मिलेगी और जो शब्द बनेगा वो होगा सतीश। आगे चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम हमारा दीर्घ संधि का ये कहता है कि जब छोटे ऊ का मेल बड़े ऊ के साथ हो, या छोटे ऊ या फिर बड़े ऊ का मेल छोटे ऊ या फिर बड़े ऊ के साथ हो, तो हमें जो परिणाम मिलता है वो होता है बड़ा ऊ। अब इसके भी उदाहरण हम देखें तो, जैसे आप लोग प्रश्नोत्तर लिखते हो, अभी मैंने शब्दार्थ बताया था आपको, अब चलते प्रश्नोत्तर की तरफ। तो इसमें जैसे एक लिखते हैं आप लोग लघु, लघु और उत्तरीय, या लघुत्तर, चलो उत्तर ही लेते हैं, लघु प्लस उत्तर। अब इन दोनों को हम मिलाएं, एक साथ जोड़ें, तो देखिए यहाँ भी छोटा ऊ है घा के साथ, और इधर भी छोटा ऊ है, और हमारा नियम ये कहता है कि हमें बड़ा ऊ मिलेगा। तो जो रूप बनेगा, जो शब्द बनेगा हमारा, वो बनेगा लघुत्तर। लघुत्तरीय प्रश्न करते हैं आप लोग। इसी तरह से एक और उदाहरण हम लोग लें, जैसे वधु, वधु और उत्सव, उत्सव दावत खाने जाते हैं ना, कहीं बहू आती है ना, नई दुल्हन आती है, तो जो रिसेप्शन खाने जाते हो आप लोग मज़े करने, उसको आशीर्वाद देने बहू को, तो उसको कहते हैं वधु उत्सव। वधु बड़ा ऊ यहाँ पर, और दूसरी तरफ छोटा ऊ, और बना क्या, बड़ा ऊ, और शब्द हमारा जो बनेगा वो होगा वधूत्सव, यानी बहू के आगमन पर जो उत्सव मनाया जाए वो वधूत्सव। अच्छा बच्चों, अब चले हम, जो हमारी दूसरी संधि है स्वर संधि, उसका जो दूसरा अंग है, दूसरा खंड है, यानी गुण संधि। गुण स्वर संधि, इसमें क्या होता है, अब आ के अतिरिक्त आगे वाले जो स्वर हैं उनकी तरफ चलेंगे हम, यानी दोनों तरफ समान स्वर नहीं होंगे, भिन्न होंगे, बदलाव आएगा थोड़ा सा। गुण स्वर संधि, इसमें भी 3 नियम हैं। तो सबसे पहले हम पहला नियम जो देखें, का नियम, चलो उसको हम का नाम दे देते हैं। तो इसमें पहले खंड में जो पहला शब्द होगा उसमें आ या फिर आ का स्वर होगा, और इसका मेल अब समान स्वर से नहीं होगा बल्कि अब ई से होगा, है ना। अभी दोनों में देखो भिन्नता आ गई, पहले में देखो दोनों तरफ समान स्वर थे, अब यहाँ पर क्या है, भिन्न हो गए। पहले खंड में आ का स्वर है और दूसरी तरफ ई का स्वर है, और इनसे जो परिवर्तन आएगा वो ए के रूप में आएगा, हमें ए मिलेगा। तो चलो हम लोग श्री गणेश करते हैं, शुरुआत करते हैं, गण प्लस ईश, गण धन ईश। अब यहाँ देखिए ड़ा के साथ कौन सा स्वर है, छोटा आ, और दूसरी तरफ बड़ी ई, और हमारा नियम कहता है कि हमें मिलेगा ए। अब यही स्वर, चूंकि हमने ड़ा से आ ले लिया और इधर से ई ले लिया, अब ये ड़ा अधूरा रह गया ना, अपूर्ण हो गया। अब इस अपूर्ण के साथ ये वाला स्वर जुड़ जाएगा, चूंकि स्वरों
का ये व्यवहार होता है ना कि किसी व्यंजन को अधूरा देखते हैं तो उनके साथ जुड़ जाते हैं। अब ये ए इस ण के साथ जुड़ जाएगा और इसके साथ ये मात्रा जुड़ जाएगी ए की। आप जानते हैं ना, ए की मात्रा किसी दूसरे वर्ण पे लगे तो एक मात्रा लगती है, वो एक मात्रा यहाँ पर लगी गणे, और बाकी हमारा शेष था श और शब्द बना गणेश। ऐसे ही जीत, और इंद्र। हाँ? या फिर हम इस तरह से ले लें, राज प्लस इंद्र, या फिर राका प्लस ईश, है ना। इन सभी शब्दों में देखिए कि इधर आ है तो दूसरी तरफ ई है, इधर छोटा आ इधर छोटी ई। इधर देखो राका, राका, अब देखो ये शब्द आप लोग देखते हो राका शब्द कहाँ से आया। ये राका जो है चांद की पत्नी का नाम था राका, और उसके स्वामी कौन हुए, राकेश। बड़ा आ बड़ी ई मिलकर बना ए और शब्द बना राकेश। ऐसे ही दूसरा शब्द राजेंद्र, इधर जीतेंद्र। ठीक, तो ये है गुण संधि का पहला नियम। तो चलते हैं गुण संधि के दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम हमारा ये कहता है, खा हम इसको लेते हैं। दूसरा नियम हमारा ये है कि जब आ या फिर आ का मेल, यानी इस नियम में भी पहले खंड में आ होगा, इसका मेल पहले नियम में क्या था कि आ का मेल ई के साथ हो रहा था, अब आ का मेल ऊ के साथ होना है। अब इसके मेल से जो बदलाव आएगा, जो परिवर्तन होगा, वो हमें ओ के रूप में मिलेगा। यानी यहाँ पहले खंड में जो हम आ ले लेंगे उसके स्थान पर हम इस ओ को जोड़ेंगे। जैसे इस बार लखनऊ में जो नहीं हुआ वो था महा प्लस उत्सव। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हा के साथ कौन सा स्वर है, बड़ा आ, दूसरी ओर छोटा ओ। यही हमारा नियम कह रहा है कि जब बड़े आ का मेल इस छोटे ऊ से हो तो हमें ओ मिलता है, और अब हमें ये मिला ओ। अब यही ओ, चूंकि हा से हमने आ ले लिया है, हा अपूर्ण हो गया, ये व्यंजन हो गया, अब इसके साथ ये ओ जुड़ जाएगा और जो हमें शब्द मिलेगा, जो परिवर्तन आएगा, वो कहलाएगा महोत्सव। ठीक है, ऐसे ही आप जैसे पत्र लिखते हैं तो इसमें महा प्लस उदय, है ना। किसी को संबोधित करते हैं, अगर आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, औपचारिक पत्र लिखते हैं, औपचारिक पत्र में किसी अधिकारी को संबोधित करते हैं या प्रधानाचार्य को संबोधित करते हैं तो क्या लिखते हैं, महोदय, औपचारिक पत्र में। तो बड़ा आ हा से हमने लिया और इधर से छोटा ऊ, और ये बन गया ओ, और इसके बाद जो हमारा शब्द बनेगा वो होगा महोदय। ठीक है, इस तरह से आप प्रश्नोत्तर जैसे करते हो, प्रश्न प्लस उत्तर। ठीक, अब यहाँ पर छोटा आ और इधर मिला हमें छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ, और हमारा जो शब्द बनेगा वो होगा प्रश्नोत्तर। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा अगला नियम है यानी ग, अगला नियम हमारा क्या कहता है कि जब आ या फिर आ का मेल, आ या फिर आ का मेल अगर री के साथ होता है तो हमें अर मिलता है। देखिए रा में हलंत है, यानी रा अपूर्ण होगा और आ का स्वर उसके पहले जुड़ा होगा।
अब उदाहरण से हम समझाते हैं आपको। उदाहरण में जैसे देखिए शब्द है देव और इनके साथ हमने अगला शब्द जोड़ा, वो है ऋषि। देव में देखिए वा के साथ आ का स्वर है और दूसरी तरफ हमारा री आ रहा है और इसका मेल जब होगा तो हमें अर मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से बदलाव आया कि जो देव शब्द था उससे हमने वा से आ ले लिया, ये देव अधूरा रह गया। अब इस आ और इस री ने मिलके अर बना दिया, हमारे पास आ गया अर और बाकी हमारे पास बचा शी। अब यहाँ पर देखिए ये आ जो वा अधूरा रह गया था, ये आ इसके साथ जुड़ जाएगा तो शब्द बन जाएगा देव। अब हमारे पास बचा अधरा और बचा हमारे पास शी। अब चूंकि हम जानते हैं कि जब रा अपूर्ण होता है तो उसके पीछे आने वाला जो वर्ण है उसके शीश पर लगाया जाता है, तो हम जब इसे लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा देवर्षि। इस तरह से ये शब्द बना। ऐसे ही महा प्लस ऋषि, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये भी शब्द बनेगा और ये हो जाएगा बड़े आ के साथ री का मेल, तब भी ये अर ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बड़ा आ हो गया तो ये आर बन जाएगा, आर नहीं बनेगा, बनेगा अर ही और इसीलिए ये शब्द महर्षि बनेगा। बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं इसमें महर्षि लिख देते हैं, महर्षि नहीं होगा, महर्षि ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, हाँ इस तरह के राजर्षि, ये सारे शब्द गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। तो गुण संधि के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग वृद्धि संधि की तरफ। बच्चों वृद्धि जैसा नाम ही है इसका, वृद्धि, वृद्धि का मतलब बढ़ जाना, यानी अब तक जो हमने पढ़े हैं स्वर उसके आगे हम लोग चलेंगे। वृद्धि स्वर संधि, इसके भी दो नियम मैं आपको बताऊंगी। ये तीसरी संधि है हमारी। पहला नियम इसका है कि जब आ या फिर आ का मेल ए या फिर ए से होता है, अभी तक क्या था गुण संधि में कि हमें परिणाम स्वरूप ए मिलता था, अब यहाँ पर ए और ए का मेल होगा और जो परिणाम आएगा वो हमें ए के रूप में प्राप्त होगा, ठीक। यानी आ का स्वर जब ए और ए से मिलता है तो हमें बड़ा वाला ए मिलता है, ए की प्राप्ति होती है। अब इसके उदाहरण कुछ देखें हम, जैसे महा प्लस या धन ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब होता है कि जैसे खूब राजपाट आनंद लेना उसका, खूब धन संपत्ति होना, ऐशो आराम होना, उसको ऐश्वर्य कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए बड़ा आ आया और दूसरी तरफ से ए आया और जब मिलेगा तो बनेगा ए और जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा महेश्वर्य, महेश्वर्य, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हा से हमने बड़ा आ ले लिया और इधर वाला ए, इनने मिलके ए बना दिया। अब चूंकि हा अपूर्ण रह गया था तो हा पर जो स्वर जुड़ेगा वो ए का जुड़ जाएगा और जो वर्ण बनेगा हा के साथ स्वर जोड़ के वो है बनेगा और शब्द बन जाएगा महेश्वर्य। इसी तरह से दूसरा अगर उदाहरण ले, सदा धन एव, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बड़ा आ आया और इधर आया ए, ठीक है। बड़ा आ और ए इनने में मिलके बना दिया ए और जो हमारा शब्द बना वो दा के साथ ए जुड़ जाएगा और बन जाएगा शब्द सदैव। ऐसे ही आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा मत। मत का मतलब होता है, कई अर्थ हैं इसके वैसे, नहीं, यानी आज्ञा देना, आज्ञा सूचक शब्द में है, जैसे बाहर मत निकलना, ठीक है। तो मत मना करना, आज्ञा के लिए अर्थ में निषेध है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मत का मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं कि इस विषय पे आपका क्या मत है, यानी विचार।
और आपने मतदान शब्द भी सुना होगा कि चुनाव में सब लोग मतदान करते हैं, यानी अपना विचार रखते हैं कि किस पार्टी की ओर, किस दल की ओर उनका जो है रुझान है। तो ये मत का मतलब विचार होता है। आपने सुना होगा कौरवों और पांडवों में मतभेद हो गया। तो मतभेद मतलब झगड़ा हो जाना, हाँ, आपस में जो मत यानी विचार ना मिले तो झगड़ा हो जाना। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, झगड़ा नहीं करना है, हमें एकता करनी है। मत धन ऐक्य, एकता, ऐक्य मतलब एकता। अब यहाँ पर ता में देखिए छोटे आ का स्वर है और दूसरी तरफ ए का स्वर है और मिलेगा हमें ए, तो जो शब्द बनेगा वो होगा मतैक्य, है ना। ता के साथ क्या जुड़ गया, ए जुड़ गया। ठीक, अब ये बन जाएगा तय और इसीलिए ये शब्द बना मतैक्य यानी विचारों की एकता। अब जो दूसरा हमारा नियम है इस संधि का, वृद्धि संधि का, वो ये है कि जब आ या फिर आ के साथ ओ और आओ, इन दोनों में से कोई एक मिले तो जो हमें परिणाम मिलता है वो होता है औ। अब यहाँ पर अगर हम वृद्धि संधि की परिभाषा भी लिखना चाहें तो इन दोनों सूत्रों को देखकर लिख सकते हैं, यानी कि आ का मेल अगर ए से हो या फिर ओ से हो तो हमें क्रमशः ए मिलता है या ओ मिलता है। अब देखिए यहाँ पर इसके भी उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे वैद्य सुषेण ने कहा कि लक्ष्मण जी को महाऔषधि देनी पड़ेगी। महाऔषधि है ना, महाऔषधि, जो कि वहां पर प्राप्त होना मुश्किल था, इसलिए कहां से लाना था, हिमालय से, और वहां से वो महाऔषधि आ और औ, इन दोनों को मिला करके बना हमारा औ। ठीक है, और जो शब्द बना वो हुआ महौषधि। महौषधि, महान औषधि। ठीक है, और कहाँ से लाए थे, ये औषधि थी हिमालय के वन में, है ना। तो क्या हुआ, वन प्लस ओज, औषधि, सॉरी, वन प्लस औषधि, वन से आने वाली, वन में मिलने वाली। अब यहाँ देखिए छोटा आ गया, है ना, यहाँ पर बड़ा आया था, यहाँ छोटा आया, और यहाँ भी जब मिला औ के साथ तो बना औ, और शब्द जो बना वो हो गया वनौषधि। ठीक इसी तरह से एक और मैं बताती हूं, महा प्लस ओज। अब यहां देखिए महाधन ओज, बड़ा आ आया और यहाँ पर ओ आ गया। ओज का मतलब होता है तेज, आभा, है ना, कहते हैं कि उन ऋषि के मुखमंडल पर ओज था, तो ओज का मतलब तेज। अब यहाँ पर बड़ा आ और ओ, इन दोनों ने जब योग किया, इनका जोड़ हुआ, इनकी संधि हुई, तो हमें मिला औ, और जो शब्द बना वो हुआ महौज। शिव के मुखमंडल पर महौज था, महौज। तो ये है हमारी वृद्धि संधि, और उदाहरण हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आगे चलते हैं, जो है हमारी चौथी स्वर संधि, यानी इसका नाम है यण स्वर संधि। अब अभी तक आपने देखा उन तीनों संधियों में कि जो प्रथम खंड था, यानी जो दो शब्द मिलते हैं, उसमें जो पहला शब्द था उसके अंतिम वर्ण में आ या फिर आ का स्वर था। अब आ थक चुका है, अब दूसरों की भी बारी आनी चाहिए, इसलिए अब यहाँ से नियम बदल जाते हैं। अब बारी आती है ई की, आ के बाद ई, यानी अब ई आगे आएगा, उसकी ड्यूटी लगी है। छोटी ई या फिर बड़ी ई, और इसका मेल जब किसी भिन्न स्वर से होता है, किसी अन्य स्वर से होता है, हो सकता है आपकी किताब में अन्य स्वर लिखा हो, तो परेशान नहीं होना, यही है भिन्न स्वर, मतलब अन्य स्वर, यानी समान स्वर नहीं होगा। और आप जानते हैं कि समान स्वर अगर होगा तो क्या होगा, याद आया,
समान स्वर होगा अगर ई और ई, जैसे आपने पढ़ा था नदी प्लस ईश नदीश, रवि प्लस ईश रवीश, सती धनीश सतीश, तो वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो मेल हो रहा है वो किसी भिन्न स्वर के साथ हो रहा है, और जब भिन्न स्वर के साथ मिलेगा ई तो वो बनाएगा या बनेगा। अब देखिए मैंने हलंत लगाया है, ठीक है, और जो भिन्न स्वर होगा यहाँ पर, यानी दूसरे खंड के जो पहले वर्ण पर जो स्वर होगा वही इस या के साथ जुड़ जाएगा। ठीक, अब जैसे ई के साथ अगर ऊ आया तो ये यू बन जाएगा, ई के साथ आ आया तो या बन जाएगा। अब देखिए एक उदाहरण देकर मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये शब्द है अति, और इसका साथ हम योग कर रहे हैं अंत का, ठीक है। अब देखिए ता के साथ क्या आया है, छोटी ई, देखिए छोटी ई है यहाँ पर, और उसके बाद अंत में कौन सा स्वर है, आ का स्वर। यहाँ देखिए भिन्न स्वर, यानी ई से अलग स्वर आया है, समान स्वर नहीं है, अलग स्वर है। और हमारा नियम ये कह रहा है कि यहाँ पर या बनेगा। अब चूंकि यहाँ पर आ आया है तो यही आ इस या के साथ जुड़ जाएगा और इसका जो रूप हो जाएगा वो पूरा हो जाएगा, यानी या हो जाएगा। अब देखिए चूंकि हमने ता से ई छीन लिया, इसका ई ले लिया, तो ये बेचारा आधा रह गया ना, तो ये बना आधा ता। ठीक, अब इस ई और इस आ ने मिलके या बना दिया तो या हो गया। और इसके बाद अभी ये जो अनुस्वार था अत्यंत, ये शब्द बन गया अत्यंत, है ना आसान। अब देखिए दूसरा नियम हम बताते हैं यहाँ पर। जैसे प्रति शब्द है, प्रति, और इसके साथ हम जोड़ते हैं एक, है ना। शब्द बहुत सुना हुआ है, सभी लोग प्रयोग करते हैं। छोटी ई यहाँ पर आई और इसके साथ भिन्न स्वर मिला, क्या, ए मिला, और इसके बाद जो या बनेगा हलंत है। अब ये हम सीधे यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे यहाँ बताया था, अब यहाँ पर देखिए सीधे बता रहे हैं, ये ए का स्वर इस या के साथ जुड़ जाएगा, हलंत हट जाएगा और ये बन जाएगा ये, और इसीलिए ये जो शब्द बनेगा प्र, और हमारे पास बचा आधा ता, चूंकि ई हट गया वहां से, अलग हो गया, और इस ई और ए ने मिलके ये बना दिया ये, और बचा क, तो हमारा शब्द बना प्रत्येक। इसी तरह से देखो आप लोगों ने आजकल महाभारत देखी होगी, इसमें अभी जल्दी का ही प्रसंग है कि अभिमन्यु जो है वो अकेला फंस गया था, किसमें, चक्रव्यूह में। व्यूह का मतलब होता है घेरा, है ना, घेरा। अब यहाँ पर हम वही शब्द लेते हैं, चक्र हटाते हैं, केवल व्यूह लेते हैं। व्यूह का मतलब घेरा। इसका अगर हम विग्रह करें, विच्छेद करें, तो बनेगा वी धन ऊह, वी और ऊह। अब यहाँ पर वा से हमने वी से छोटी ई अलग कर लिया और इधर से ऊ है, और हम जानते हैं कि या बनेगा और यही वाला ऊ इस या के साथ जुड़ जाएगा, है ना। अब तो आप अपने आप ये शब्द बना लेंगे, क्या हो जाएगा, वा आधा रह जाएगा, क्योंकि हमने ई ले लिया और इस ई और इस ऊ ने मिलके यू बना दिया और बचा हा, व्यू। इसी तरह से एक शब्द है न्यून, है ना। अब आप इसका विग्रह करके बताएं। देखिए कैसे बना ये न्यून। अब चूंकि आधा है तो यहाँ पर यू बन रहा है, कौन सा स्वर लगेगा यहाँ पर, अगर हम विच्छेद करें तो ये हो जाएगा नी, और यहाँ पर यू है तो यहाँ पर क्या होगा, बड़ा ऊ लगा है, ऊ हो जाएगा, ऊ और ना, ऊन, नी धन ऊन। अब ये न्यून का मतलब क्या होता है, न्यून का मतलब होता है वो न्यून, न्यू अंग्रेजी वाला न्यू से कोई मतलब नहीं है इसका, ये हिंदी शब्द है न्यून। जैसे आप एंगल पढ़ते हो, है ना, एंगल पढ़ते हो मैथ्स में, ये क्या है, राइट एंगल, और राइट एंगल से जो नीचे एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल्स जो जिनको कहते हैं, ये होते हैं न्यून कोण, इनको हिंदी में कहा जाता है न्यून। न्यून का मतलब होता है छोटा, न्यूनता, न्यूनतम तापमान आप पढ़ते हैं, है ना, कि आज का न्यूनतम तापमान इतना रहा, तो न्यून का मतलब होता है छोटा। अब ये कैसे बना, ई और ऊ, इसको मिला दिया हमने तो बना न्यू, और ये शब्द बना न्यू। अब देखें हम दूसरा नियम पढ़ते हैं इसका। दूसरा नियम हमारा ये कह रहा है कि जब हम
अब ई के बाद किसकी बारी आ रही है? ऊ की। ऊ या फिर ऊ का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है। यहाँ पर आया ये भिन्न स्वर, और इसका जब मेल भिन्न स्वर से हो तो हमें वा मिलता है। वही नियम यहाँ भी लागू है कि जैसे यहाँ या मिल रहा था, यहाँ पर वा मिल रहा है, और जो स्वर यहाँ पर होगा वो इस वा के साथ जुड़ जाएंगे। अब कैसे हम इनका जो है उदाहरण देखते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लें, बड़ा आसान सा, सुधन आगत। हमने पहले भी शायद बताया था, या चलो दूसरा ले लेते हैं, सुधन अच्छ, है ना। अब देखिए, पहचानिए, यहां से हमने उ ले लिया और यहां से हमने आ ले लिया, ठीक है, और हमारा जो वर्ण बना वो बना वा। अब देखिए वा, अब यहां पर हम देखेंगे तो सा जो है अधूरा रह गया, फिर बना वा, आधा चा और छा, स्वच्छ, ये शब्द बना। ऐसे ही एक और उदाहरण हम लेते हैं। जैसे आप लोग सुन रहे होंगे अन्वेषण शब्द, खोजबीन करना। अन्वेषण मतलब खोज करना, अन्वेषण ये शब्द होता है, अन्वेषण। देखिए कैसे इसका हम विग्रह करेंगे, अनु, अनु प्लस एषण, ठीक, अनुधन एषण, यहां से उ और यहां से ए, भिन्न स्वर और शब्द बना वे। अब यही बात हुई कि ना से हमने ऊ ले लिया तो ये आधा बचा, अब इस ऊ इस ए ने मिलके वे बना दिया तो ये वे बन गया, बचा अन्वेषण, ठीक है। इस तरह से ये शब्द बनते हैं। एक और नियम, अगला नियम पढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नियम, अब ऊ के बाद बारी आती है री की। री का मेल जब किसी भिन्न स्वर से होता है तो क्या होता है, तो यहां हमें रा मिलता है, रा मिलता है, और वही स्थिति जो यहाँ पर या और वा के साथ थी, ये भिन्न स्वर इसके साथ जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, पहचान के लिए हमें एक आसान तरीका आपको ये बताती हूँ कि जहाँ पर री आए, जैसे आपने गुण संधि में देखा था कि जो उसको तीसरा नियम था उसमें ऋषि शब्द बार बार आ रहा था, देवर्षि, सप्तर्षि, या एक शब्द और आता है वर्षर्तु, वर्षा और ऋतु, यानी अंत में री आ रहा था। अब वहां पर हमने सामान्यतः ऋषि शब्द से पहचान लिया या ऋतु शब्द से पहचान लिया। यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले री आता है, यानी ऐसे संस्कृत के शब्द, चूंकि हम जानते ही हैं कि इनमें संधि संस्कृत के शब्दों की होती है, यानी तत्सम शब्दों की होती है। तो जो आरंभ में शब्द आते हैं ज्यादातर इसमें, वो होते हैं मातृ या पितृ, ठीक है। मातृ पितृ, मातृ मतलब माता और पितृ मतलब पिता। तो जहां भी आप, आसानी के लिए मैं बताती हूँ कि आप पहचानना हो कि जहां मातृ और पितृ आए पहले खंड में, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर यण संधि है। अब एक उदाहरण मैं देती हूँ, जैसे मातृ धन आलय, ठीक है, आलय, मातृधन आलय। अब यहाँ पर देखिए ता में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, री, और दूसरी तरफ आया भिन्न स्वर आ, और चूंकि बनना है यहाँ पर रा, तो ये हलंत हट जाएगा और रा के साथ ये स्वर जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा रा, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि जब भी जो रा है वो किसी ऐसे वर्ण के साथ जुड़ता है जो अपूर्ण है, जो अधूरा है, जैसे ता है ये अधूरा है, अब इसके साथ ये रा जुड़ेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि रा जब बड़ा हो जाता है, यानी स्वर का टॉनिक पी लेता है, तो क्या करता है, वो दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की मदद करता है, और इसके लिए वो भले ही अपना ही रूप बदलना पड़े उसको, वो बदल देता है अपना रूप। हाँ, तो कैसे, चूंकि ता अधूरा है, इसके पास स्वर नहीं है, इसके पास कमजोरी है, तो ये ताकत बनकर इसके पैरों में लग जाएगा, बैसाखी बन करके कैसे जुड़ जाएगा, ऐसे, ये रा है, ठीक है, और अपना स्वर भी इसको दे देता है और ये बन जाएगा त्रा। इस तरह से ये त्रा बना। अब यहाँ पर देखिए माँ हमारे पास पहले से थी, यहाँ पर त्रा आ गया, मात्रा हो गया, और बचा हमारे पास लय, मात्रालय,
आसान है ना। एक और उदाहरण दे दूं मैं इसमें आपको। आ, पितृ और उपदेश। पितृ और उपदेश, यहां भी देखिए री हमने लिया यहां से और ऊ लिया, और जो बनेगा वो होगा रू। ठीक है, अब इसी तरह से यहां भी पी, और चूंकि ता के साथ ये रू जुड़ेगा तो ये पहले तो त्रा बनाया और उसके बाद ऊ का स्वर नीचे जुड़ गया, पितृ बन गया, और बचा हमारे पास प्रदेश, पितृपदेश। इस तरह से ये शब्द बनते हैं, पितृपदेश, मात्रालय, मात्राज्ञा, पित्राज्ञा। हाँ, यानी मातृ और पितृ पहले आए तो आप आसानी से सब पहचान लीजिएगा कि यहाँ पर यण संधि है। हाँ बच्चों, अभी तक हम लोगों ने स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि तक पढ़ लिया। अब स्वर संधि का अंतिम भाग यानी पांचवा हिस्सा अयादि संधि। अयादि स्वर संधि। अब इसका नियम हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि जब ए और ए, अभी तक आपने क्या देखा था, कहाँ तक के स्वर हो गए यण संधि में, ई का मेल हो गया भिन्न स्वर से, ऊ का मेल हो गया भिन्न स्वर से, री का मेल हो गया भिन्न स्वर से। अब बारी आती है ए और ए की, यानी पहले हिस्से में ए और ए आएंगे, और इनका मेल जब भिन्न स्वर से होता है, भिन्न स्वर आप समझ गए होंगे, यानी इनसे अलग स्वर, इसका मेल अगर भिन्न स्वर से हो तो हमें अय मिलता है या आय मिलता है। अब यहाँ पर समझ लीजिए पहले अय और आय, इसका अंतर क्या है कि अगर ए के साथ यानी छोटे वाले ए के साथ भिन्न स्वर मिलेगा, छोटे वाले स्वर ए के साथ अगर भिन्न स्वर मिलेगा तो हमें अय मिलेगा, और अगर बड़े वाले भिन्न स्वर के साथ, बड़े वाले ए के साथ भिन्न स्वर मिलेगा तो हमें आय मिलेगा, यानी बड़ा स्वर तो आय, छोटा स्वर तो अय। ठीक है, यहाँ देखिए छोटा स्वर के साथ छोटे आ की मात्रा और बड़े अ के साथ बड़े आ की मात्रा। अब मैं दो शब्दों से आपको यहाँ पर समझाऊंगी इन दोनों में अंतर। जैसे मैंने एक शब्द लिया नयन, और दूसरा मैं ले रही हूँ यहाँ पर नायक। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी यह है और यहाँ भी यह है, और दूसरे में देखिए पहला वाला जो इसका वर्ण है इसमें देखिए लघु स्वर है और यहाँ पर दीर्घ स्वर है। ठीक, तो जब लघु स्वर होता है तो इसका मतलब कि इस पर ए की मात्रा है, यानी विग्रह करते समय हम लिखेंगे ने, और जब दीर्घ स्वर हो तो विग्रह करते समय हम लिखेंगे नै। ठीक है, बड़ा स्वर है तो हम बड़े आ की मात्रा लगाएंगे नै। और यहाँ पर या के साथ कौन सा है शब्द जो स्वर जुड़ा हुआ है इसके साथ, वो है आ। या के साथ आ जुड़ा हुआ है, छोटा आ, यहाँ भी छोटे आ ही जुड़ा हुआ है, कोई और स्वर नहीं है, छोटा आ। ठीक, अब यहाँ पर देखो ने धन अन होना चाहिए, या के साथ हमने जो आ था वो ले लिया और बचा हमारा न, अन। और यहाँ पर देखिए या के साथ आ था हमने ले लिया, बचा हमारा क, अक। नय धन अक नायक और ने धन अन नयन। कैसे जुड़ा, ए का स्वर हमने यहाँ से लिया, यहाँ से हमने आ ले लिया, और हमारा नियम है कि जब ए के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो अय बनाता है, तो हमारा बना अय। अब जो नियम मैंने आपको वहाँ यण संधि में बताया था कि ये हलंत तब हटेगा जो स्वर होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा। अब चूंकि आ का स्वर है तो यहाँ पर हलंत ये हट गया, ये आ का स्वर यहाँ पर जुड़ गया। ठीक वैसे ही यहाँ पर देखिए ए का स्वर है और इसके साथ छोटा आ है, अब चूंकि बनेगा यहाँ पर आय,
और आय बनेगा, हलंत हमने हटा दिया, ये चूंकि यहाँ से हमने छोटा आ इसके साथ जोड़ा है। अब यही स्थिति यहाँ है कि जब अ यानी ना अधूरा रह गया, हमने ए ले लिया, ये आ इसके साथ जुड़ गया तो ना बन गया। अब यहाँ पर जो है ये आ इसके साथ या के साथ मिल करके इसने पूरा कर दिया, तो आ की जगह पर हमने यहाँ पर या लिखा और बचा हमारा ना। तो इस तरह से शब्द बना नयन। अब यहाँ पर देखिए या है, ना के साथ हमने ए लिया और यहाँ पर या जो है इसके साथ चूंकि बड़ा आ, बड़े आ का स्वर था, आ बड़ा आ हो गया, इसलिए जो है ये ना के साथ बड़ा आ जुड़ गया और बाकी बचा या और का, नायक। अब ऐसे ही हम एक और शब्द लेकर आपको बताते हैं, दूसरा स्वर उसमें आ के अलावा आ जाएगा तो समझ में आएगा। ऐसे शब्द लेते हैं, नायक के साथ एक शब्द हमने ले लिया यहाँ पर नायिका। नायक तो आप जानते हैं एक्टर को नायक कहते हैं, और जो हीरोइन जो एक्ट्रेस होती है उसको नायिका कहते हैं, जो अभिनय करती है। अब यहाँ पर देखें, इसका विग्रह करें तो ना पर आ की मात्रा है, इसका मतलब दीर्घ स्वर होगा, ठीक है, नय हो गया। अब यहाँ पर ई की मात्रा है तो मतलब यहाँ पर ई होगा, और हमने का ले लिया शेष, तो जो विग्रह होगा वो नय धन इका होगा, नायिका, है ना। अब यहाँ पर देखो ए मिला हमें और साथ में ई मिला, अब चूंकि बनेगा आय, आय बनना चाहिए, चूंकि अब ई का स्वर है तो यहाँ पर छोटी की मात्रा जुड़ जाएगी। अब ये ना जो आ है बड़ा आ, ये इस ना के साथ जुड़ गया, ना अधूरा था, इसके साथ बड़ा आ जुड़ गया, बाकी बचा ये और हमारे पास बचा क, ठीक, और ये शब्द बन गया नायिका। इस तरह से इसका निर्माण होता है। अब इसमें हम दूसरा नियम देखते हैं। इसका जो दूसरा नियम है वो ये कहता है, ये पहला नियम था, ये दूसरा नियम, कि जब ओ और औ, अब देखिए ओ के बाद ए के बाद बारी आती है ओ और औ की। ओ और औ का मेल जब भिन्न स्वर के साथ होता है तो हमें अव और आव मिलता है। ठीक उसी तरह से जैसे ऐ और आय मिल रहा था, बिल्कुल वैसे ही समझिएगा कि जब ओ का यानी छोटे ओ का मेल भिन्न स्वर से हो तो हमें अव मिलता है, और जब बड़े औ का मेल भिन्न स्वर से होता है तो हमें आव मिलता है। ठीक है, अब ऐसे ही हम दो शब्दों से आपको बताते हैं, जैसे पवन, चलिए पहले पवन लेते हैं, पवन, और दूसरा शब्द लेते हैं पावन। इसमें देखिए क्या कॉमन है, जैसे ऊपर वाले नियम में हमने देखा था बीच में या कॉमन था, यहाँ पर देखिए वाह कॉमन है, तो यानी जब बीच में वाह हो तो इसका मतलब हमें ओ की मात्रा लगानी है पहले वाले वर्ण पर, यानी इसमें ओ वाला नियम काम करेगा। यानी पा के साथ वाह है तो यहाँ पर ओ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा लगेगी, और यहाँ पर बड़ा आ यानी बड़ा स्वर है, यहाँ पर ये विग्रह करेंगे तो पौ बनेगा। अब चूंकि वा पे क्या है, आ का स्वर है, जैसे यहाँ पर या में आ का स्वर था वैसे ही यहाँ पर आ का स्वर हमने ले लिया और बाकी बचा ना, पो धन अन। और ऐसे ही दूसरी तरफ इसमें भी आ का स्वर है और साथ में नास है, तो पौ धन अन, इस तरह से विग्रह हुआ। अब इसका ओ और इसका आ, इन्होंने मिलके बना दिया अव। पा अधूरा रह गया था, हमने आ उसके साथ जोड़ दिया, बाकी बचा वा और ना, पवन। इसी तरह से यहाँ से हमने ओ ले लिया और इसका जो है आ, अब इन दोनों ने ओ और आ ने मिला करके क्या बना दिया, आव। अब ये पा चुकी है पूर्ण रह गया था, ये बड़ा आ इसके साथ जुड़ गया और बचा वा और ना, तो पावन। हाँ, ऐसे ही जैसे हम शब्द एक लेते हैं भावुक, ठीक है। अब भावुक में देखो बड़ा आ है, यहाँ भी देखिए बड़ा आ था, तो हम इसका मतलब विग्रह क्या करेंगे, भव पर औ की मात्रा लगेगी। और इसमें देखो वाक में आ की मात्रा थी लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर कौन सी मात्रा है, छोटे ओ की मात्रा, और बचा हमारा क्या, का, तो इसका विग्रह होगा भव धन उक। देखिए कितना आसान है इसका विग्रह करना, भव धन उक। अब यहाँ पर क्या हुआ, औ के साथ कौन सा स्वर मिला, उ, ठीक है। अब हमारा जो बनेगा वो होगा आवु,
ठीक, अब यही आ इस भा के साथ जुड़ गया, क्योंकि हमने आ ले लिया था, ये भा अधूरा रह गया, भा के साथ औ जुड़ गया तो ये बना भाव, और वा चूंकि अधूरा रह गया था, हमने ऊ ले लिया था, उसमें ऊ की मात्रा जुड़ गई, उक, तो भव धन उक, भावुक। इसी तरह से विग्रह आप कर सकते हैं नाविक, है ना। तो ये थी अयादि संधि, और अब इनके बारे में भी मैं आपको अभ्यास कार्य में दूंगी, आप अपनी परख कीजिएगा कि आपने कितना सीखा, और जो भी समस्याएं हो वो बताइएगा।